अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है साइकोफार्माकोलॉजी। साइकेट्रिक हेल्थ के सेटिंग में या मेंटल हेल्थ सेटिंग में या मेंटल इलनेस के साथ जो पेशेंट होते हैं या जो मेंटल प्रॉब्लम के साथ पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं उसका हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले आ जाता है साइकोफार्माकोलॉजी को डिस्कस करने से पहले आपके पास कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी है जिनका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है न्यूरो ट्रांसमिशन वो प्रोसेस है जिसमें न्यूरॉन जो है वो कम्युनिकेट करते हैं विद वन एंड अदर बाय सेंडिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अब वो मैसेज कैसे कम्युनिकेट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, वो बेसिकली स्पेसिफिक मैसेंजर की मदद से होता है, स्पेसिफिक केमिकल की मदद से होता है जिसको आप कहते हो न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, वो आपके पास वो स्पेसिफिक वो स्पेशल केमिकल सब्सटेंस है जो मैन्युफैक्चर होते हैं न्यूरॉन में एंड देन रिलीज होते हैं साइनैप्स में, और साइनैप्स में रिलीज होने के बाद जाके जो है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज होंगे तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जाके जो है वो अपना रिसेप्टर पे अटैच होकर जाके जो उनका पर्टिकुलर एक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। अब न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो उनके दो फंक्शन होते हैं, एक्साइटेटरी फंक्शन भी हो सकता है और इनहिबिटरी फंक्शन भी होता है। तो यूँ आप कह सकते हो कि इन शॉर्ट आप न्यूरोट्रांसमीटर को क्लासीफाई कर सकते हो एज एन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं साइनेप्टिक गैप में या साइनेप्टिक उसमें साइनेप्टिक स्पेसेस में जो है जो दो न्यूरॉन के दरमियान स्पेस है उसमें जब रिलीज होते हैं, तो रिलीज होने के बाद जाके वो रिसेप्टर पे अटैच होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन दिखाया हुआ है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन दिखाया है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में ये जो एक्सॉन टर्मिनल है यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है, इसके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो स्टोर होते हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होते हैं, साइनेप्टिक गैप में आते हैं, ये रिसेप्टर आप देख सकते हो इस पे जाके अटैच होते हैं और जो उनका पर्टिकुलर एक्शन वो परफॉर्म करते हैं। अब आफ्टर शोइंग पर्टिकुलर एक्शन दो चीज़ें होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, या तो वो न्यूरोट्रांसमीटर वापस रीअपटेक हो जाते हैं या मेटाबोलाइज हो जाते हैं। दो चीज़ें याद रखनी है, एक रीअपटेक और एक मेटाबोलाइज, क्योंकि आगे जो हम ड्रग पढ़ेंगे उन ड्रग ने बेसिकली या तो रीअपटेक को इन्हांस करना है या रीअपटेक को इनहिबिट करना है या फिर जो है उसकी मेटाबॉलिज्म है उसको अफेक्ट करना है। अब एक न्यूरोट्रांसमीटर जो उसने अपना एक्शन शो कर दिया उसके बाद वो वापस रीअपटेक होगा, वापस जाके एक जोन टर्मिनल में हो जाके साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर हो जाएगा, या वो क्या हो जाएगा कि ये जो एंजाइम है मोनोमाइनेज ऑक्सीडेज एंजाइम, इसकी मदद से वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो मेटाबोलाइज हो जाएगा। आगे आप ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन देख सकते हो, एक शॉर्ट सा आपके पास सब न्यूरोट्रांसमीटर का बताएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लो तो आपको जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर का जो मेन फंक्शन है वो कभी नहीं भूलेगा। जैसे एड्रीनालिन फाइट एंड फ्लाइट न्यूरोट्रांसमीटर आप इसे कहते हो, नॉर एड्रीनालिन इसे कंसंट्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर कहते हो, डोपामिन को आप प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर कहते हो, सेरोटोनिन को आप मूड न्यूरोट्रांसमीटर कहते हो, गाबा आपका कामिंग न्यूरोट्रांसमीटर, अगर गाबा का लेवल कम हो जाए तो पेशेंट को एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। एसिटाइल कोलिन लर्निंग न्यूरोट्रांसमीटर है, एक आपका लर्निंग में मेमोरी में मेन इन्वॉल्व होता है। ग्लूटामेट आपका मेमोरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एंडोर्फिन यूफोरिया न्यूरोट्रांसमीटर यूफोरिया कहते हैं जिसमें आपको प्लेजेंट सेंसेशन होती है, आपका मूड एक्साइटेड होता है, हैप्पी होता है, आप खुश होते हो, मूड खुशगवार आपका होता है। आगे इसके कुछ ये फंक्शन बताएं और टाइप्स बताइए न्यूरोट्रांसमीटर के, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएं कि इधर एक्साइटेटरी इनहिबिटरी और उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताएं। ये इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि आपको यूएचएस के पास पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इस पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर का क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, जैसे कि सेरोटोनिन का, ये पास्ट पेपर में जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। डोपामिन की अगर बात की जाए तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये मेन आपके इमोशन को रेगुलेट करने में अपना रोल परफॉर्म करता है। इसके अलावा जितनी भी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है, मोटिवेशन, कॉग्निशन, उसमें इन्वॉल्व होता है। नॉरएपिनेफ्रिन की बात की जाए तो भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसका मेन काम जो होता है वो या टेंशन को जो है वो आपकी कंसंट्रेशन पे जो है वो या आपकी जो टेंशन है उसमें जो चेंजेस ये कॉज करता है नॉरएपिनेफ्रिन। लर्निंग एंड मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। स्लीप एंड वेकफुल साइकिल में वो मूड को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिनेफ्रिन की बात की जाए फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है, एक्साइटेटरी आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। सेरोटोनिन की बात की जाए तो ये आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, मेन फूड इनटेक को कंट्रोल करता है, स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर आपकी रेगुलेशन को, पेन, सेक्सुअल बिहेवियर और इमोशन, इन सारे बिहेवियर को जो है वो ये रेगुलेट करता है। अगर आप इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें, हिस्टामिन की बात की जाए तो हिस्टामिन बेसिकली एक न्यूरो मॉड्यूलेटर है। न्यूरो मॉड्यूलेटर वो केमिकल वो सब्सटेंस होते हैं जिन्होंने डायरेक्ट जाके जो है वो अपना रिसेप्टर साइड पे अपना कोई एक्शन शो नहीं करना होता एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी, बल्कि जो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके एक्शन को मॉड्यूलेट करते हैं, या तो उनके एक्शन को इन्हांस कर देंगे या इनहिबिट कर देंगे। इसकी अगर फंक्शन की बात की जाए, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात की जाए तो ये आपकी अलर्टनेस को कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक सेक्रीशन को, कार्डिक स्टिमुलेशन को, एलर्जिक रिस्पॉन्स में जो है वो ये इन्वॉल्व होता है। एसिटाइल कोलिन का फंक्शन एक्साइटेटरी भी होता है, इनहिबिटरी भी होता है, आपका स्लीप वेकफुल वेकफुलनेस साइकिल को कंट्रोल करता है ये एसिटाइल कोलिन।
इसके अलावा आपके मसल को सिग्नल देता है कि वो अलर्ट रहें, एक्टिव रहें, ताकि कोई भी पर्टिकुलर का एक्शन परफॉर्म करना है तो वो ईजिली किया जा सके। न्यूरोपेप्टाइड आ जाता है, एक न्यूरो मॉड्यूलेटर है। जैसे भी मैंने पीछे बताया, इन्होंने दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर, प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को या तो इनहांस करना है, प्रोलॉन्ग करना है, इनहिबिट और लिमिट कर देना है। ग्लूटामेट आपका मेन मेमोरी में इन्वॉल्व है, लर्निंग एंड मेमोरी में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। गाबा की बात की जाए तो ये बेसिकली आपकी बॉडी में एक स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन को क्रिएट करता है, और ये भी जो है वो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर को मॉड्यूलेट करता है। वैसे इसका मेन फंक्शन जो है वो इनहिबिटरी होता है। आगे कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी बताई है जो बिफोर साइकोफार्माकोलॉजी को समझने के लिए आपको जो है वो पता होना चाहिए। जैसे एफिकेसी, एक ड्रग का जो मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है जो उसे अचीव किया जा सकता है, उसे कहते हैं उस ड्रग की एफिकेसी। अब कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनकी जो है वो आपको एफिकेसी अचीव करने के लिए उसकी डोज को ज़्यादा करना पड़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी डोज आप कम डोज में भी उनकी एफिकेसी को अचीव कर सकते हो। पोटेंसी आता है वो अमाउंट ऑफ ड्रग जो आपको चाहिए होते हैं एक मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, उसे आप कहते हो पोटेंसी। वो अमाउंट जितनी आपको ड्रग को चाहिए होती है। जैसे जो लो पोटेंसी ड्रग हैं जिनकी आपको कम अमाउंट में ही जो है वो अगर आप यूज़ करोगे तो उससे आपको मैक्सिमम जो है वो डिज़ायर्ड इफेक्ट या थेरेप्यूटिक इफेक्ट अचीव आप कर सकते हो। इसका कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जो हाई पोटेंसी ड्रग होती हैं, आपको जो है वो जो लो पोटेंसी ड्रग है वो आपको ज़्यादा डोज में लेना पड़ती है एफिकेसी को अचीव करने के लिए, जबकि जो हाई पोटेंट ड्रग होता है उनकी एफिकेसी को अचीव करने के लिए वो लो डोज में भी चल जाती हैं। इन लो डोज में भी आपको वो इफेक्ट आ जाता है। हाफ लाइफ की बात कीजिए तो हाफ लाइफ होता है कि एक ड्रग जो है वो एक ड्रग फॉर एग्जांपल 500 mg ले रहे हो तो उस ड्रग का 250 mg बॉडी से एलिमिनेट होने में कितना टाइम लेता है उसको आप कहते हो उस ड्रग की हाफ लाइफ। FDA स्टैंड फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफ लेबल यूज की बात की जाए तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो आपको उन यूजेस के लिए भी इस्तेमाल, उन इंडिकेशन के लिए भी यूज़ की होती हैं जिसके लिए वो ड्रग अप्रूव नहीं होती, या उस डोज के लिए, उस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो ड्रग अप्रूव नहीं होती, लेकिन हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। उसका वो जो यूज़ है उसे कहते हैं ऑफ लेबल यूज। जैसे कि कुछ ऐसी एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन है। अब एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन स्पेसिफिकली सीरियस एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन बहुत सारी कुछ ऐसी एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन है जो मूड्स को रेगुलेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे आपके पास कार्बामेज़ेपिन एंड वॉल्प्रोइक एसिड वगैरह। में नेक्स्ट न्यूरो मॉड्यूलेटर आता है जो हमने पीछे बात की थी। वो सब्सटेंस है जो डायरेक्टली तो एक्टिवेट नहीं करते आइन चैनल्स को, रिसेप्टर को, लेकिन उन जो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके एक्शन को या तो इनहांस कर देंगे या इनहिबिट कर देंगे। साइको इम्यूनोलॉजी की बात की जाए तो ये वो ब्रांच है उसकी साइकोलॉजी की जो बेसिकली देखती है, एग्जामिन करती है कि साइको सोशल स्ट्रेसेस का क्या अफेक्ट आता है आपके बॉडी इम्यून सिस्टम पे। डू यू थिंक इसका अफेक्ट आता है? यस। अगर आप जो है वो आपकी लाइफ में स्ट्रेसेस ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा हर वक्त अपसेट रहते हो, स्ट्रेस रहते हो, तो वो आपकी इम्यूनिटी को भी ये चीज़ सप्रेस करती है, आपके इम्यून सिस्टम को भी जो है वो ये चीज़ अफेक्ट करती है। रिबाउंड विड्रॉल की बात की जाए तो अगर आप कोई ड्रग ले रहे हो और आप उसको कंटिन्यूस ले रहे हो, उस आप ड्रग को अगर आपने ऑल ऑफ सडन छोड़ दिया है तो उसको छोड़ने की वजह से आपको जो न्यू सिम्टम्स आते हैं आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग द ड्रग उसको कहते हैं रिबाउंड विड्रॉल। या वो जिन प्रॉब्लम के लिए आप वो ड्रग ले रहे थे, अब आपने ऑल ऑफ सडन ड्रग छोड़ दी तो वो आपको सिम्टम दोबारा से वापस आ जाते हैं, उसको कहते हैं आप रिबाउंड विड्रॉल। ब्लैक बॉक्स वार्निंग कहते हैं, एक स्पेसिफिक वार्निंग होती है, स्ट्रिक्टेस्ट वार्निंग होती है जो FDA हमें जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देता है। वो हर ड्रग की जो अंदर जो लिटरेचर होता है, प्रिस्क्रिप्शन उसकी बताई होती है, उसके ऊपर लिखा होता है, लेबलिंग जो उसकी हुई होता है उस पर मैंशन होता है कि इस ड्रग का एक सीरियस साइड इफेक्ट जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट आके आपके पास प्रिंसिपल आते हैं जो गाइड करते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को। एक सबसे पहले आपने कोई भी मेडिसिन सेलेक्ट करनी है तो आप देखते हो उसका अफेक्ट क्या आता है, आपकी जो क्लाइंट की टारगेट सिम्टम है उस पर अफेक्ट क्या आता है। तो जैसे स्किज़ोफ्रेनिया एक थॉट डिसऑर्डर है आपके पास, ऐसी कुछ ऐसी सिम्टम होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, कुछ ऐसी होती है नेगेटिव सिम्टम। तो अब आपने देखना है आपने कौन से सिम्टम को ट्रीट करना है। इधर पेशेंट में पॉजिटिव सिम्टम ज़्यादा प्रोमिनेंट है या नेगेटिव है। अब पॉजिटिव सिम्टम के लिए कुछ मेडिसिन होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को ट्रीट करने के लिए जो है वो कुछ और मेडिसिन है। तो उस लिहाज से आप सिम्टम्स को देखते हो, उसके अकॉर्डिंग टू आप मेडिकेशन जो है वो सिलेक्ट करते हो। फिर जितनी भी साइकोट्रॉपिक ड्रग हैं आपने उसको एडिक्वेट डोज में देना है कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम, क्योंकि कुछ टाइम के आप दोगे उसके बाद ही वो अपना पूरा इफेक्ट जो है वो बॉडी में शो करेंगे। थर्डली, आप जब भी पेशेंट को डोज एडजस्ट कर रहे हो तो आपने लोएस्ट इफेक्टिव डोज देनी, यानी कम से कम पेशेंट को डोज दी जाए ताकि साइड इफेक्ट कम से कम हो और पेशेंट भी जो है वो इजीली ड्रग से या मेडिसिन से कंप्लायंस शो कर सके। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि जितने भी ओल्डर क्लाइंट्स हैं उनको कम डोज दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनका एक तो मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है, मेटाबॉलिक रेट स्लो होने की वजह से ज़्यादा देर तक वो ड्रग बॉडी में रहती है, जिसकी वजह से अगर आप उनको ज़्यादा डोज में दोगे तो वो मेटाबॉलिज्म चूँकि स्लो है तो उसकी वजह से ड्रग ओवरडोज हो सकती है, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं।
फिफ्थ पॉइंट आपके पास आ जाता है कि आपने अगर कोई साइकोट्रॉपिक पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया तो आपने पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपने मेडिसिन ऑल ऑफ सडन नहीं छोड़नी, इसको ग्रेजुअली डिक्रीज करना है रादर देन अब्रप्टली, क्योंकि अगर आप अब्रप्टली उसको स्टॉप करोगे या छोड़ दोगे तो उसकी वजह से रिबाउंड विड्रॉल या विड्रॉल सिम्टम जो है वो आ सकती हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली बात की है। फॉलो अप केयर, पेशेंट को कहना है कि अगर वो साइकोट्रॉपिक मेडिसिन ले रहा है तो फॉलो अप केयर के लिए प्रॉपर तरीके से आए, ताकि जो है वो पता चल सके कि पेशेंट कंप्लायंस शो कर रहा है या नहीं, उसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई डोज को एडजस्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है, ताकि उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो पेशेंट को एवेलुएट किया जा सके। नेक्स्ट, ये कुछ कॉजेज़ बताई, न्यूरोबायोलॉजिकल कॉजेज़ ऑफ जो मेंटल इलनेस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्टडीज़ बताई गई हैं, जो आप स्टडी करते हो इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि मेंटल इलनेस की क्या जेनेटिक बेसिस है। ये 3 तरह की स्टडीज़ बताई हैं, ट्विन स्टडी, अडॉप्टेशन स्टडी, फैमिली स्टडी, जो आप कंडक्ट करते हो वो जेनेटिक बेसिस जो है मेंटल इलनेस की उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आइडेंटिफाई करनी है। ट्विन स्टडीज में 2 तरह के ट्विन्स को लेते हैं, उन पर कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कि कौन से ट्विन्स के अंदर जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं मेंटल इलनेस के। एक आप लेते हो आइडेंटिकल ट्विन और दूसरे लेते हो फ्रेटर्नल ट्विन। अब जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं उसमें जो है वो क्या होता है, आपके पास जेनेटिक जो मेकअप होता है वो आइडेंटिकल होता है। जैसे आप ये देख सकते हो, एक ही एगो स्पर्म होता है, वो ही फर्दर जो है वो उससे फर्दर जाइगोट बनता है, वो जाइगोट डिवाइड होकर 2 बनाता है, 2 ट्विन्स बनते हैं जिनके अंदर जो है वो हेरिडिटी एब्सोल्युटली सेम होती है। जबकि फ्रेटर्नल ट्विन्स की बात की जाए तो तुम्हें 2 सेपरेट एग होते हैं, वो फर्टिलाइज होते हैं बाय 2 सेपरेट स्पर्म के साथ, और 2 सेपरेट आपके पास जो है वो इंडिविजुअल या 2 सेपरेट जो है वो बेबीज आपके पास होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि हाफ जो होता है, यानी हेरिडिटी परफेक्टली सेम नहीं होती, हाफ जो है वो उनके अंदर होती है। तो इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि जब ये स्टडीज़ की गई थी, ट्विन स्टडी गई थी, तो उन्होंने देखा गया कि जो ट्विन स्टडी थे उनके अंदर मेंटल इलनेस, सॉरी जो ट्विन हैं आइडेंटिकल ट्विन हैं उनके अंदर मेंटल इलनेस होने के चांसेस, एक ट्विन थे जो है दूसरे ट्विन में मेंटल इलनेस होने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो है वो फ्रेटर्नल ट्विन्स के, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट होता है। तो फ्रेटर्नल ट्विन में जो है वो उनके अंदर चूँकि हमारे पास जेनेटिक सिमिलैरिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए जो है वो हेरिडिटी अगर कोई मेंटल इलनेस ट्रांसफ़र हुई है तो वो उसमें चांसेस कम होते हैं। इसी तरह अडॉप्टेशन स्टडीज में जो है वो डिटरमाइन की गई कि एक पर्टिकुलर ट्रेट इधर बायोलॉजिकल पे फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा कॉमन है या अडॉप्टिव में। तो ऑफकोर्स जो है वो बायोलॉजिकल जो फैमिली मेम्बर है उनके अंदर वो ट्रेट ज़्यादा जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होना होगी एज़ कम्पेयर टू अडॉप्टिव फैमिली में। अडॉप्टिव फैमिली वो मेम्बर्स होते हैं जिसमें आपने कोई बेबी जो है वो अडॉप्ट किया होता है, उससे आगे फैमिली जो है वो पे रन करती है। फैमिली स्टडीज़ में आप जो है वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव वो डिस्टेंट रिलेटिव को जो है वो देखते हो, फिर देखते हो कि एक पर्टिकुलर इलनेस या एक ट्रेट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ज़्यादा कॉमन है या मोर डिस्टेंट रिलेटिव में ज़्यादा कॉमन है। इसके बाद आ जाता है मेन आपकी साइकोट्रॉपिक ड्रग्स आ जाता है। एनी ड्रग जो कैपेबल होती है आपके माइंड को, इमोशन या बिहेवियर को चेंज करने के लिए, तो आप कहते हो साइकोट्रॉपिक ड्रग, जैसे कि इसमें आ जाती हैं एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर, एंजाइलोटिक्स एंड स्टिमुलेंट, हम जिसको आगे डिस्कस करेंगे। यानी वो ड्रग जो आपके माइंड को, आपके इमोशन को, बिहेवियर को चेंज करने के कैपेबल होती है, उसे आप कहते हो साइकोट्रॉपिक ड्रग। आगे आ जाता है आपके पास फर्स्ट साइकोट्रॉपिक ड्रग एंटी साइकोटिक ड्रग, इसको आप न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी कहते हैं, न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी कहते हैं। ये बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, एक साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, और मैनिक फेज और बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। साइकोसिस कहते हैं वो स्टेट, वो कंडीशन जिसमें आपका रियलिटी से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है, आप टाइम प्लेस पर्सन के लिए आते ओरिएंटेड नहीं होते। साइकोसिस के अंदर पर्सन को फर्दर डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन हो सकते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में देखा जाता है कि पेशेंट को जो है वो साइकोसिस में जाता है। एक टर्म होती है न्यूरोसिस, एक होता है टर्म साइकोसिस। न्यूरोसिस कहते हैं माइल्ड लेवल ऑफ एंजाइटी को, उसमें पर्सन का रियलिटी से कांटेक्ट रहता है, लेकिन साइकोसिस में पर्सन का रियलिटी से कांटेक्ट खत्म हो जाता है, पर्सन को इसमें डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन होती है। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी न्यूरोसिस में जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कभी कोई साइकोसिस में जाए, क्योंकि वो मेजर आप कह लो प्रॉब्लम है जिसमें जो है वो पेशेंट का रियलिटी से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर की बात की जाए तो इसमें पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर दोनों होता है, उसको जब किसी पर्सन को कलेक्टिवली दोनों प्रॉब्लम हो तो उसे कहते हैं स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। मैनिक फेज और बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर आपका एक मूड डिसऑर्डर है, उसके अंदर पेशेंट में 2 फेजेस में जा सकते हैं। एक मैनिक फेज जिसमें मूड बहुत ज़्यादा खुशगवार होता है, हाइपर एक्साइटेड होता है, उसको लगता है बस मैं ही सब कुछ हूँ, और डिप्रेसिव फेज में मूड जो होता है बहुत ज़्यादा लो होता है, वो सैड होता है, लैक ऑफ एनर्जी फील करता है।
ऑफ लेबल यूज़ बताया हुआ है एंटीसाइकोटिक ड्रग का। आप एंजाइटी को या इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को, एग्रेसिव बिहेवियर को मैनेज करने के लिए, या किसी पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है लेकिन सिंपल जो है डिल्यूजनल डिसऑर्डर है या हेलुसिनेशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या कोई डिसरप्टिव बिहेवियर है जैसे अल्जाइमर डिजीज़ वगैरह में, तो उस केस में जो है वो आप ये यूज़ कर सकते हो। इसका ऑफ लेबल यूज़ है ये। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो एंटीसाइकोटिक ड्रग का मेन एक्शन क्या है कि इन्होंने जो आपके डोपामीन के रिसेप्टर हैं बेसिकली उनको जाके ब्लॉक कर देना। वो रिसेप्टर जिन पे जाके डोपामीन ने अटैच होना होता है, अपना एक्शन जाके शो करना होता है, उन रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर देते हैं। आगे आपके पास रिसेप्टर की टाइप्स बताइए डोपामीन रिसेप्टर की, D1, D2, D3, D4 एंड D5। तो स्पेसिफिकली स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो D2, D3, D4 रिसेप्टर हैं ये एसोसिएटेड होते हैं मेंटल इलनेस के साथ। तो मेन आपने जो है वो इन रिसेप्टर को जब आप जो है वो ब्लॉक कर देते हो तो उसकी वजह से मेंटल इलनेस को कंट्रोल किया जा सकता है। अब दो तरह के आपके पास एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं, एक टिपिकल होते हैं और एक एटिपिकल होते हैं। जो टिपिकल होते हैं उसको आप फर्स्ट जनरेशन या कन्वेंशनल भी कहते हो। पोटेंट एंटागोनिस्ट हैं D2, D3 एंड D4 रिसेप्टर के, इन्होंने जाके इन पर्टिकुलर रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना है। जबकि एटिपिकल को सेकेंड जनरेशन साइकोटिक ड्रग भी कहते हैं। इन्होंने जो सीरोटोनिन है न्यूरोट्रांसमीटर उसकी बेसिकली रीअपटेक को इनहिबिट करना है। जब उसकी रीअपटेक नहीं होगा तो सीरोटोनिन जो है वो ज़्यादा देर के लिए साइनेप्टिक गैप में रहेगा और अपना इफेक्ट जो है वो शो करेगा। जैसे कि आपको पता है सीरोटोनिन मूड न्यूरोट्रांसमीटर है। फिर थर्ड आ जाता है डोपामिन सिस्टम स्टेबलाइजर। थर्ड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसको आप डोपामिन सिस्टम स्टेबलाइजर कहते हैं। इन्होंने बेसिकली क्या करना होता है कि बॉडी के अंदर डोपामिन के लेवल को स्टेबलाइज करना होता है। अगर कम है तो उसको ज़्यादा करना है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल पे लेके आना है, और कम है तो उसको नॉर्मल पे लेके आना है ताकि जो है पर्टिकुलर वो अपना एक्शन जो है वो बॉडी में शो कर सके। फिर नेक्स्ट में आ जाता है एंटीसाइकोटिक ड्रग के साइड इफेक्ट। अभी मेजर साइड इफेक्ट बताया हुआ है एंटीसाइकोटिक ड्रग का, जिसे आप कहते हो एक्स्ट्रा पारामाइडल सिम्टम। सीरियस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है आपके पास, मेजर साइड इफेक्ट है एंटीसाइकोटिक ड्रग का। जैसे कि इसमें आ जाता है आपके पास तीन चीज़ें, एक्यूट डिस्टोनिया, सूडोपार्किंसनिज्म। एक अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके क्वेश्चन आ सकता है यूएचएस के पास पेपर में कि ब्रीफली डिस्कस ईपीएस या व्हाट डू यू नो अबाउट ईपीएस, या एक पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है तो उसको क्या मेन प्रॉब्लम हो सकती है। अब चूँकि आपके ब्रेन का जो है, ब्रेन में मिड ब्रेन जो रीजन है उसमें जो रिसेप्टर हैं डोपामीन के, जो उसकी ब्लॉकेज होती है, इस वजह से आपको जो है वो ये ईपीएस एक्स्ट्रा पायरामाइडल सिम्टम जो है वो पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अगर आप बात की जाए प्रिस्क्रिप्शन की तो जो नॉर्मली एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं जो सेकंड जनरेशन वो नॉर्मली ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं क्योंकि उनके ये एक्स्ट्रा पायरामाइडल साइन एंड सिम्टम्स कम होते हैं, सिम्टम्स जो हैं वो साइड इफेक्ट कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके पास टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के। जी, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्टोनिया की। डिस्टोनिया कहते हैं एक्यूट मसल रिजिडिटी, जिसमें मसल स्टिफनेस हो जाती है, मसल हार्ड हो जाते हैं, मसल जो है वो आपके पास स्पाज्म हो जाता है, वो स्टिफ हो जाते हैं, क्रैम्पिंग हो सकती है। जैसे आपके अगर टंग के मसल की बात करें स्टिफ थिक हो जाएगी, जिसकी वजह से स्वॉल्विंग में डिफिकल्टी हो सकती है, लैरिंजियोस्पाज्म हो सकता है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज जो है वो हो सकती हैं। टॉर्टिकोलिस की बात की जाए तो उसमें हेड एंड नेक जो है वो ट्विस्ट हो जाता है, ये जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो, बच्चे का दिखाया हुआ है और ये जो है वो इस इंडिविजुअल पर्सन का जो मेल का जो है वो दिखाया हुआ है। और पिस्टोटोनस में जो है वो इंटायर बॉडी में टाइटनेस हो जाती है विद हेड बैक एंड आर्च नेक, जैसे कि आप ये डायग्राम में जो है वो देख सकते हो। ओक्यूलोजाइरिक क्राइसिस में बेसिकली जो आपकी आइज़ है उसकी इनवॉलंटरी अपवर्ड डेविएशन हो जाती है, प्रोलॉन्ग इनवॉलंटरी अपवर्ड डेविएशन हो जाती है, जैसे कि आप ये देख सकते हो डायग्राम में। फिर नेक्स्ट बात की जाए तो ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म एक साइड इफेक्ट है एंटीसाइकोटिक ड्रग का, ये सूडो पार्किंसनिज्म। इसमें बेसिकली पर्सन का जो पोस्चर है वो स्टिफ हो जाता है, नहीं हार्ड, और उसके साथ साथ जो है वो स्टूप होता है। स्टूप यानी उनकी बॉडी जो है वो बेंड हुई होती है, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड जो है वो बेंड हुई है, जैसे कि आप ये डायग्राम में जो है वो देख सकते हो, स्टूप पोस्टर दिखाया, बॉडी आगे की तरफ जो है वो बेंड हुई हुई है। मास्क लाइक फेस हो सकता है, इतना कि पेशेंट के कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होते, ना खुशी के ना गमी के, ना कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो पर्सन शो नहीं करता। डिक्रीज आर्म स्विम, प्रॉपर दिखता, आर्म को स्विम नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता। शफलिंग एंड फेस्टिनेटिंग गेट हो जाती है, स्मॉल दबे पाँव से छोटे छोटे कदम उठा के वो चलता है। कॉगविल रिजिडिटी हो जाती है, जिसमें जर्की मूवमेंट्स जो है वो पेशेंट की हो सकती हैं। ड्रॉलिंग, मुंह से स्लाइवा पानी का जो है वो निकलना पेशेंट में हो सकता है। ट्रैमर, ऑसिलेटिंग मूवमेंट्स, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये इस तरह के पेशेंट में जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। ब्रेडिकार्डिया, कोर्स पिल रोलिंग मूवमेंट ऑफ थंब एंड फिंगर, जैसे आप कोई तस्बीह के दाने नहीं पड़ते हो या पिल्स बनाते हो, गोलियां बनाते हो, इस तरीके से उनके जो है वो हैंड्स की थंब और फिंगर की मूवमेंट ऐसे हो जाता है जैसे लाइक ये कोई पिल्स को जो है वो रोल करें, इवन एट रेस्ट भी।
फिर नेक्स्ट जो मेजर साइड इफेक्ट आ जाता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये पेशेंट्स में हो सकता है जो एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहे हो। एक लाइफ थ्रेटनिंग आइडियोसिंक्रेटिक जो है वो रिएक्शन एंटीसाइकोटिक ड्रग का, जिसमें पेशेंट को फीवर हो सकता है, उसकी मेंटल स्टेट आर्टर्ड हो सकती है, मसल रिजिडिटी हो सकती है, या पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो अनस्टेबल हो सकता है, डायाफोरेसिस हो सकता है। डायाफोरेसिस कहते हैं एक्सेसिव स्वेटिंग पेशेंट को होती है, पेलर स्किन हो सकती है, डिलीरियम में पेशेंट जा सकता है, कॉन्शियसनेस में ऑल्ट्रेशन आ जाती है, जिसमें एलिवेटेड एंजाइम का लेवल हो सकता है जैसे कि क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ये वो सूडो पार्किंसनिज्म दिखाई हुई, आप देख सकते हो ट्रेमर्स हैं, पेशेंट की शफलिंग गेट है, पेशेंट को कॉकव्हील रिजिडिटी है, स्टूप पोस्चर है, मास्क लाइक फेस है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइड इफेक्ट की बात की तो आ जाता है एकथीसिया। एकथीसिया वो है जिसमें पेशेंट के अंदर फीलिंग ऑफ इनर रेस्टलेसनेस, पेशेंट को जो है वो सुकून नहीं आता, इनएबिलिटी टू स्टे स्टिल, वो एक जगह से जो है वो स्टिल होके बैठ नहीं सकता, कॉन्टीन्यूसली जो है वो मूव करता रहता है। टार्डिव डिस्काइनीसिया में आ जाता है कि परमानेंट इनवॉलंटरी रिपीटेड मूवमेंट्स होती हैं पेशेंट की। परमानेंट इनवॉलंटरी रिपीटेड मूवमेंट्स जैसे पेशेंट ग्राइमेसिंग, मुंह के डिज़ाइन बनाएगा, टंग को बाहर निकालेगा, या लिप्स को स्मैक करेगा, जैसे कि आप ये डायग्राम में जो है वो नेक्स्ट डायग्राम में जो है वो आप देख सकते हो। ये आपको डिस्टोनिया दिखाया हुआ है जिसमें मसल रिजिडिटी आती है, ये आपको एक कथीसिया दिखाया है जिसमें उसे एक जगह सुकून से बैठा नहीं रहा, अपने पाँव को बार बार टैप करेगा, और ये आपको जो है वो टार्डिव जो है वो डिस्काइनीसिया दिखाया हुआ है जिसमें आप ये देख सकते हो कि वो अपने जो है वो टंग को बाहर निकाला है, लिप्स को स्मैक कर रहा है, वगैरह वगैरह। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट, ये भी एक साइड इफेक्ट हो सकते हैं पेशेंट को जो है वो ड्यू टू एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, जिसमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आ जाता है कि ड्यू टू पोस्चर चेंज पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो सकता है, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ब्लर विजन, ड्राई आइज, फोटोफोबिया, नेजल कंजेशन, डिक्रीज मेमोरी, ये सारे साइड इफेक्ट जो है वो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट। अब आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से नीचे दिए गए में से कौन सा जो है वो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट, तो इसलिए आते आपने ये अच्छे से जो है वो देख लेना। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के जो है वो क्या साइड इफेक्ट है वो आपने अच्छे से जो है वो देख लेना। अदर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो एंटीसाइकोटिक ड्रग अगर पेशेंट ले रहा है तो उसका प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, टेंडरनेस हो सकती है मेल वूमेन में, डिमिनिश लिबिडो, लिबिडो कहते हैं सेक्सुअल डिजायर जो है वो डिक्रीज हो सकती है, इरेक्टाइल ऑर्गेज्मिक फंक्शन मेल्स में हो जाता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी फीमेल्स में हो सकती है, या ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क इंक्रीज हो सकते हैं इस तरह के पेशेंट में जो एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहे हैं। और लास्ट में जो है वो वेट गेन, ये एक मेजर साइड इफेक्ट जो है वो हो सकता है जी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इसमें बताया हुआ है टीचिंग क्या दोगे आप पेशेंट को अगर पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है। बीइंग अ नर्स आप पेशेंट को जो है वो क्या हेल्थ टीचिंग दोगे। सबसे पहले आपने पेशेंट को सारे साइड इफेक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना है कि इन ड्रग से ये मेजर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बजाय ये कि आप मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करो, आप हमारे पास आएँ, हमें प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करें कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग तो हम आपको हेल्प आउट करेंगे। सेकेंड, आपने पेशेंट को इंकरेज करना है शुगर फ्री फ्रूट्स के लिए, जो शुगर फ्री हार्ड कैंडीज हैं उनको ले कहना है कि आप पेशेंट को कहना है वो लें ताकि उनका माउथ ड्राई कम से कम हो, क्योंकि बीच आपने एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट पड़ा है ना कि पेशेंट का हो सकता है, तो इसलिए आपने उसके लिए जो है वो पेशेंट को शुगर फ्री कैंडीज या फ्रूट्स के लिए इंकरेज करना है। इसके अलावा कैलोरीज जो लेडन बेवरेजेस है पेशेंट को कहना है वो अवॉइड करे, ज़्यादा मीठे जो है वो जितने मशरूबात वगैरह है कैंडीज वो ना खाए, क्योंकि उससे दांत खराब होने के चांसेस ज़्यादा है, डेंटल कैरीज होने के चांसेस ज़्यादा है। और पहले ही हमने एक साइड इफेक्ट पड़ा है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग से वेट गेन हो सकता है, तो ये जब ज़्यादा जो है वो कैलोरीज लेडन बेवरेजेस और कैंडीज का यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से फिर जो है वो वेट गेन ज़्यादा होने के चांसेस है और जो है वो ड्राई माउथ भी होने का। तो वो आपने पेशेंट को जो है वो एजुकेट करना है कि आपने ये यूज़ नहीं करना। कॉन्स्टिपेशन पीछे हमने एक साइड इफेक्ट पड़ा है उसको रिलीव करनी है, पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए इंकरेज करना है, वाटर का इंटेक उसकी डाइट में इंक्रीज़ करवाना है, फाइबर कंटेनिंग डाइट पेशेंट को या बल्क फॉर्मिंग डाइट जो है वो पेशेंट को इंकरेज करना है कि वो ले। सनस्क्रीन का यूज़ करना है, पेशेंट को बताना है, रिकमेंड करना है, क्योंकि आपने पीछे एक साइड इफेक्ट पड़ा है ना कि पेशेंट को फोटोफोबिया हो सकता है, फोटो सेंसिटिविटी पेशेंट को जो कि हो सकती है एंटीसाइकोटिक ड्रग से, इस वजह से जो है वो, और जिस वजह से स्किन बर्न हो सकती है, तो उसको कहना है कि आपने प्रॉपर तरीके से सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इस तरह के पेशेंट में बताया कि इसकी मेंटल स्टेट में जो है वो अल्ट्रेशन आ सकती है, तो इस तरह के पेशेंट को कहना है आपने जब तक आपके पास आपके ऊपर मेडिसिन का इफेक्ट है आपने कोई ड्राइविंग नहीं है, नहीं जब तक आपके रिफ्लेक्सेस नॉर्मल नहीं हो जाते आपने ड्राइविंग या वो पोटेंशली जो डेंजरस एक्टिविटी है जैसे स्विमिंग वगैरह वो आपने नहीं परफॉर्म करनी।
फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपने पेशेंट को इनकरेज करना है कि उसने मेडिसिन को याद रखना है कि उसने कब कब लेनी है। एक चार्ट बना ले या अपने पास एक पिल बॉक्स जो है वो यूज़ कर सके कि जिसके जो है वो आपने उस पिल बॉक्स में फिल कर देना पूरे वीक की मेडिसिन या एक डे की मेडिसिन की, सुबह में ये खानी है, दोपहर में ये और शाम में ये खानी है, ताकि पेशेंट ईजिली जो है वो ड्रग से कंप्लायंस शो करते, ड्रग्स को प्रॉपर तरीके से टाइम पे ले सके। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक नर्स ने जो है वो इनकरेज करना है क्लाइंट को कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी मेडिसिन को ले, तो वो कौन कौन से तरीके यूज़ कर सकती है। तो इसमें एक चार्ट आ जाता है, दूसरा आपके पास यूज़ ऑफ पिल बॉक्स आ जाता है। फिर नेक्स्ट ये बताया कि अगर कोई पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है, मेडिकेशन ले रहा है और वो भूल गया है, अगर तो उसको सिर्फ 3 या 4 घंटे हुए हैं तो वो अपनी मिस डोज को ले सकता है। लेकिन अगर उसको 4 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो उसने वो डोज को मिट कर देना, जो नेक्स्ट डोज ड्यू है उसको उसने प्रॉपर तरीके से ले लेना है। जी नेक्स्ट आपके पास आता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। अब नाम इंडिकेट कर रहा है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। आगे ये बताया किन किन कंडीशन में आप यूज़ करते हो। मेजर डिप्रेसिव इलनेस में, एंजाइटी डिसऑर्डर में भी आप एंटी डिप्रेसेंट यूज़ कर सकते हो, डिप्रेसिव फेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर में या साइकोटिक डिप्रेशन में। साइकोटिक डिप्रेशन जिसमें पेशेंट को डिप्रेशन के साथ साथ साइकोसिस भी होता है, उस कंडीशन को आप कहते हो साइकोटिक डिप्रेशन। पेशेंट को डिप्रेशन के साथ साथ हेलुसिनेशन और डिल्यूजन भी होती हैं। ऑफ लेबल यूज़ की अगर बात की जाए एंटी डिप्रेशन की, तो क्रोनिक पेन को मैनेज करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो एंटी डिप्रेशन। मिग्रेन जो माइग्रेन हेडेक है उसको यूज़ करने के लिए आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। पेरिफेरल एंड डायबिटिक न्यूरोपैथीज जो हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उसमें जो पेशेंट को पेन होती है उसको आप ठीक करने के लिए एंटी डिप्रेशन यूज़ कर सकते हो। स्लीप एपनिया, पेशेंट को नींद नहीं आ रही तो उसमें नींद कह रही हूँ, ड्यूरिंग नींद ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। डर्माटोलॉजिक जो आपके पास डिसऑर्डर है जैसे एलर्जिक वगैरह रिएक्शन वगैरह, उसको जो है वो ट्रीट करने के लिए आप एंटी डिप्रेशन यूज़ कर सकते हो। पैनिक डिसऑर्डर में या ईटिंग डिसऑर्डर वगैरह में जो है वो आप ये एंटी डिप्रेशन जो है वो यूज़ कर सकते हो। एंटी डिप्रेशन ड्रग्स का आगे जो है वो क्लासिफिकेशन बताइए। 4 आपके 4 ग्रुप्स आ जाते हैं मेन, इसमें मेन 3 आ जाते हैं और ये कुछ अदर एंटी डिप्रेशन आ जाते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंड रिलेटिव साइक्लिक एंटी डिप्रेशन, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एंड मोनोमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इसके जो अदर आता है उसमें वेनिलाफिदीन, डेक्सावेनिलाफिदीन, ब्यूप्रोपियोन, डोलाजिटिन, आपके पास जो है ट्राजोडोन, नेफाजोडोन, ये सारी आ जाती हैं। मेन आपने ये 3 याद रखनी है, ट्राईसाइक्लिक, एसएसआरआई और मोनोमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें पीछे एंटीसाइकोटिक ड्रग की अगर हमने बात करें तो उन्होंने बेसिकली डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करना था, या जो आपके पास एटिपिकल था उन्होंने सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करना था। जबकि अगर हम बात की जाए एंटी डिप्रेशन की तो इन्होंने जो है वो क्या करना है, इनका मेन जो है वो 2 न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एपिनेफ्राइन और जो है वो दूसरा सेरोटोनिन। इन 2 न्यूरोट्रांसमीटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं और इनके जो है वो इन पे जाके अफेक्ट करती हैं। एसएसआरआई उन्होंने जो सेरोटोनिन है उसकी रीअपटेक को जो है वो आपके नॉरएपिनेफ्राइन सेरोटोनिन, इन 2 न्यूरोट्रांसमीटर पे जाके इफेक्ट शो करती हैं, उनकी रिलीज को जो है वो में चेंज ला के। जो आपके पास एसएसआरआई हैं इन्होंने रीअपटेक ऑफ जो सेरोटोनिन है उसको ब्लॉक करना है। जब रीअपटेक को ब्लॉक करेंगे तो ज़्यादा देर के लिए सेरोटोनिन साइनेप्टिक गैप में रहेगा, अपना पर्टिकुलर एक्शन जो है वो शो करेगा। साइक्लिक एंटी डिप्रेशन ने क्या करना है, उन्होंने बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन और जो है उसकी रीअपटेक को ब्लॉक करना है, उसके साथ साथ जो सेरोटोनिन है उसको भी जो है वो रीअपटेक को कुछ हद तक ब्लॉक करना है, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक ये 2 न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक गैप में रहेंगे और जो पर्टिकुलर इनका एक्शन है वो शो करेंगे। मोनोमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर की बात की जाए तो इन्होंने वो जो मेटाबॉलिज्म हो रही थी न्यूरोट्रांसमीटर की हमने बात की थी ना, या तो वो रीअपटेक होंगे मेटाबोलाइज हो जाए, तो उस मेटाबोलाइज जो है उसको जाके अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जब ड्रग की प्रॉपर तो न्यूरोट्रांसमीटर की जब प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो ज़्यादा देर के लिए साइनेप्टिक गैप में रहेंगे और अपना पर्टिकुलर एक्शन जो है वो शो करेंगे। आगे ये बताया हुआ है कि कब तक अफेक्टिव होते हैं। जो साइक्लिक कंपाउंड है, पीछे हमने बात की थी ना कि जो पेशेंट अगर जो है वो मेडिसिन ले रहा है तो आपने उसको बताना है कि इन मेडिसिन का इफेक्ट आने में कुछ टाइम लगेगा। जैसे कि जो है वो साइक्लिक कंपाउंड 4 से 6 वीक लेते हैं इफेक्ट शो करने में, एमसीक्यूज में आपको आ सकता है। मोनोमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर 2 से 4 वीक लेंगे, एसएसआरआई 2 से 3 वीक लेंगे अपना पर्टिकुलर एक्शन को शो करने में। फिर नेक्स्ट आपके पास इनके साइड इफेक्ट आते हैं। एसएसआरआई के साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इससे पेशेंट को जो है वो एंजाइटी हो सकती है, एजिटेशन हो सकती है, एकथेसिया जिसमें हमने कहा था रेस्टलेसनेस पेशेंट को हो सकती है, नोजिया, इंसोम्निया, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकते हैं। लेस कॉमन साइड इफेक्ट की बात की जाए इसमें पेशेंट को सेडेशन, स्वेटिंग, डायरिया, हैंड ट्रॉमा या हेडेक वगैरह हो सकती है। साइक्लिक एंटी डिप्रेशन के साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसमें जो है पेशेंट को जो है चूँकि जो साइक्लिक एंटी डिप्रेशन है इन्होंने साथ साथ कोलिनर्जिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करना होता है, जिसकी वजह से इनको एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट इनके अंदर प्रोमिनेंट हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, सेडेशन, वेट गेन,
टार्डिव टैकीकार्डिया, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये सारे जो है वो साइड इफेक्ट इनके अंदर हो सकते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ मोनोमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर की बात की जाए तो उसके अंदर डे टाइम सेडेशन हो सकती है, पेशेंट को इंसोम्निया हो सकता है, वेट गेन, ड्राई माउथ, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और सेक्सुअल डिसफंक्शन वगैरह हो सकते हैं। यानी ये सारे साइड इफेक्ट पेशेंट को इन ड्रग्स की वजह से हो सकते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन की बात की जाए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो अगर कोई पेशेंट मोनोमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर और एसएसआरआई एट द सेम टाइम ले लेता है तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो है वो ड्रग सीरियस ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है, जिसको सीरोटोनिन सिंड्रोम कहते हैं या सीरोटोनर्जिक सिंड्रोम कहते हैं, जो पेशेंट को हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को में एजिटेशन हो सकती है, स्वेटिंग, फीवर, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन में पेशेंट जा सकता है, रिजिडिटी हो सकती है, पेशेंट को हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है, और एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट इवन कोमा में जा सकता है और उसकी वजह से उसकी पेशेंट की फिर डेथ भी हो सकती है। तो आपने पेशेंट को ये इंपॉर्टेंट हेल्थ टीचिंग आप पेशेंट को दोगे कि उसने अगर जो है वो मोनोमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर और एसएसआरआई एक ही वक्त में नहीं लेनी। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें जो आपने याद रखनी है, एसएसआरआई के साइड इफेक्ट कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो है वो साइक्लिक कंपाउंड के। एसएसआरआई से वेट कम गेन होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एंटी डिप्रेसेंट है। तो पेशेंट वो जो अपने वेट के बारे में देखो कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए जो ज़्यादा प्रेफर ड्रग होती है वो एसएसआरआई आ जाता है। एसएसआरआई जो है वो सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है। स्वेटिंग अगर या किसी को कॉन्टीन्यूसली सेडेशन हो रही है तो ये एक साइन है कि आप पेशेंट को जो है वो उसको शिफ्ट कर दो, जो है वो एक एंटी डिप्रेशन से दूसरे पे शिफ्ट कर दो, ताकि क्योंकि अगर पेशेंट हर वक्त सोए रहेगा तो अपनी डेली रूटीन के फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, या अगर उसको कॉन्टीन्यूसली स्वेटिंग हो रही है तो पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। तो इसलिए जो है वो ज़रूरत है कि आप फ़ौरन से इमीडिएट बेसिस पे पेशेंट की जो है वो मेडिसिन को चेंज कर दो। फिर एक जो सीरियस पर्टिकुलर कंसर्न है मोनोमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर का, कि वो पेशेंट जो मोनोमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहे हैं उन्होंने ध्यान रखना है कि वो ऐसी फूड ना लें जिसके अंदर टायरामीन है, क्योंकि टायरामीन को मेटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम चाहिए होता है, मोनोमाइनेज ऑक्सीडेज एंजाइम। अब हम तो मोनोमाइनेज ऑक्सीडेज एंजाइम को के फंक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं। जब उसके फंक्शन को आप इनहिबिट कर लोगे तो टायरामीन की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। जब टायरामाइन की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो बॉडी में ज़्यादा देर के लिए एक्यूमुलेट रहेगा। जब ज़्यादा देर के लिए एक्यूमुलेट रहेगा तो उसकी वजह पे सीरियस जो है वो ये लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरटेंसिव क्राइसिस में पेशेंट जा सकता है। इसलिए मेक श्योर करना है कि जब पेशेंट जो है वो ये ड्रग ले रहा हो, मोनोमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहा हो, तो वो सारी फूड जिसके अंदर टायरामीन प्रेजेंट है वो उतने नहीं खानी। इसके साथ साथ जो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं वो भी जो है वो क्योंकि इन ड्रग्स ने भी नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को जो है वो क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। ऑलरेडी जो है वो पेशेंट की जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज़ हुआ हो तो ये और इंक्रीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो पे लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरटेंसिव क्राइसिस में पेशेंट जो है वो जा सकता है। ये कुछ ड्रग्स बताइए जिन जो रिच होती हैं टायरामीन, जैसे कि आपके पास एवोकेडा, चीज़, बनाना, वाइन, चॉकलेट एंड मीट वगैरह। तो आपने पेशेंट को स्पेसिफिकली एजुकेट करना है कि उसने जब तक वो मेडिसिन ले रहा है इन फूड से अवॉइड करें। आगे कुछ टीचिंग बताइए पेशेंट की। अगर पेशेंट एसएसआरआई ले रहा है और अगर वो भूल गया है तो वो 8 घंटे के अंदर अंदर जो है वो ले सकता है अपनी मिस डोज को। इसी तरह अगर साइक्लिक कंपाउंड ले रहा है और वो भूल गया तो 3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो अपनी मिस डोज को जो है वो ले सकता है। ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा हो गया तो फिर वो ओमिट कर दे उस दिन की डोज को। साइड इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए आप पेशेंट को कहते हो कि वो साइक्लिक कंपाउंड को रात में ले, ताकि अगर उसको सेडेशन होती है तो रात को पुरसकून वो सोए, दिन में ना हो। मोनोमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर की बात करो तो अगर ये जब पेशेंट ले रहा तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग ये देनी है कि वो ऐसी फूड ना खाए जिसके अंदर टायरामीन प्रेजेंट है। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन के बारे में पेशेंट को बताना है ताकि सीरियस जो लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरटेंसिव जो है वो हाइपरएड्रिनर्जिक क्राइसिस है उससे बचा जा सके। पेशेंट को वो फूड की लिस्ट दे देनी है, रिटर्न लिस्ट दे देनी है, ताकि वो इजीली उसको पता हो कि मैंने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अदर टीचिंग में आ जाता है कि पेशेंट जब ये मेडिसिन ले रहा है तो पेशेंट को कहना है कि आपने मेक श्योर करना है कि जब तक आपके रिफ्लेक्सेस नॉर्मल नहीं होते, वापस शार्प या अलर्ट नहीं हो जाते, तब तक आपने ड्राइविंग या स्विमिंग नहीं करनी। सेकेंडली पेशेंट को आपने बताना है कि मोनोमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर और जो एसएसआरआई वो आपने इकट्ठे नहीं लेने, अदरवाइज सीरियस जो है वो रिएक्शन हो सकता है। जैसे कि आपने ये पीछे पढ़ा है कि इनकी वजह से पेशेंट को सीरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है जब ये वो 2 ड्रग को एट अ टाइम सेम टाइम ले लेगा। मैं आगे कुछ ड्रग्स बताइए जो प्रेफरेबल ड्रग हैं जो आप यूज़ करते हो सुसाइड वाले पेशेंट्स में। अब ज़्यादातर सुसाइड वाले पेशेंट में आप एसएसआरआई, वेनलाफिदीन, नेफाजोडोन, ब्यूप्रोपियोन ये जो है वो यूज़ कर रहे हो तो एक बेटर चॉइस होती है, जिससे जो है वो जो सुसाइड की जो है आपके लोग पर्सन के अंदर जो पोटेंशियल है या जो सुसाइडल थॉट्स है, जो इम्पल्सिव बिहेवियर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इससे कोई सीरियस साइड इफेक्ट जो है भी ऐसा नहीं होते एज़ कम्पेयर टू साइक्लिक कंपाउंड और मोनोमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर के।
अब मेक श्योर ये करना है कि जब पेशेंट को आप ये मेडिसिन दे रहे हो तो आपको चूँकि पता है कि इन मेडिसिन का इफेक्ट आने में टाइम लगना है, तो ऐसा नहीं होना कि मेडिसिन दे के आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ कि हाँ अब तो पेशेंट सुसाइड अटैम्प्ट नहीं कर सकता। पेशेंट सुसाइड फिर भी अटैम्प्ट कर सकता है, इवन वो इन मेडिसिन को लेकर हो सकता है पहले डिप्रेसिव हो, अब एक्टिव ज़्यादा हो जाए और जो है वो सुसाइड अटैम्प्ट कर ले। तो इसलिए एवेल्युएशन और द रिस्क ऑफ सुसाइड वो आपने हमेशा करने हैं और कंटिन्यू रखना है। इवन अगर आपने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर भी दिया है एंटी डिप्रेशन के साथ, तब भी आपने उसको जो है वो एवेल्युएट करते रहना है कि पेशेंट के अंदर रिस्क तो नहीं है सुसाइड का। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं एक इम्पोर्टेंट ड्रग है मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग। इसमें मेन आ जाता है, ये मेन आपके जो है वो जो कि नाम इंडिकेट है कि आपके मूड को रेगुलेट करने के लिए या आपके मूड को स्टेबलाइज करने के लिए ड्रग यूज़ की जाती हैं। आपके मूड डिसऑर्डर जो है मेन आ जाते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, उसके लिए जो है वो यूज़ की जाती है। इसमें आपके मूड को स्टेबलाइज किया जाता है ताकि वो जो मूड में अप एंड डाउन आता है, यानी हाई एंड लो आते हैं, यानी कभी आप पेशेंट मेनिया में चला जाता है, कभी डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ड्रग यूज़ की जाती है। इसमें 3 मेन ड्रग आ जाती हैं। जो सबसे पहले मोस्ट आपकी स्टैब्लिश मूड स्टेबलाइजर है वो आ जाती है लिथियम। इसके बाद ये कुछ एंटी कन्वर्सेंट मेडिसिन है जैसे कार्बामेज़ेपिन एंड वॉल्प्राइक, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताई थी कि बेसिकली हैं तो एंटी कन्वर्सेंट मेडिसिन, लेकिन इनका ऑफ लेबल यूज़ किया जाता है एज अ मूड स्टेबलाइजर, ये यूज़ की जाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए, एंटीसाइकोटिक ने डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करना था। जो आपके पास एंटी डिप्रेसेंट थी उन्होंने नॉरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की जो रीअपटेक था उनको इनहिबिट करवाना था या उसको जो है वो ब्लॉक करना था। अब आ जाते हैं लिथियम की। इन्होंने बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, नॉरेपिन सेरोटोनिन जो आपका मूड न्यूरोट्रांसमीटर है, नॉरेपिनेफ्रिन जो आपका कंसंट्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर है, आपका एसिटाइलकोलिन जो आपका लर्निंग न्यूरोट्रांसमीटर में इन्वॉल्व है, डोपामीन जो है वो आपका जो प्लेयर न्यूरोट्रांसमीटर है। इन सारे न्यूरोट्रांसमीटर की रीअपटेक को नॉर्मलाइज करना है। क्या करना है? इन सारे न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को क्या करना है? नॉर्मलाइज करना है। अगर इनका लेवल कम है तो उसको नॉर्मल पे लेके आना है, ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल पे लेके आना है ताकि मूड जो है वो स्टेबलाइज रहे। वॉल्प्रोइक एसिड और जो आपके पास टोप्रामेट की बात की जाए तो इन्होंने जो है वो गाबा का लेवल इंक्रीज करना है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा, ताकि जो अगर पेशेंट डिप्रेसिव फेज में है तो उसका मूड नॉर्मल हो जाए। अब ये कहा जाता है कि वॉल्प्रोइक एसिड और कार्बामेज़ेपिन ये दोनों मूड को स्टेबलाइज करते हैं बाय इनहिबिटिंग द किंडलिंग प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पेपर में आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट किंडलिंग प्रोसेस। तो किंडलिंग प्रोसेस बेसिकली एक स्नो बॉल लाइक इफेक्ट है जिसमें क्या होता है कि इसमें देखा जाता है कि अगर एक किसी पर्सन को माइनर सीजर्स एक्टिविटी हो रही है तो वो जो माइनर है थोड़े थोड़े करके इसको सीजर एक्टिविटी है वो लीड कर सकती है मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर सीजर्स को। किसको लीड कर सकती है? मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर सीजर्स को। तो आप पेशेंट को जब सीजर्स को मैनेज कर रहे होते हो तो आप पेशेंट को मेडिसिन ऐसी देते हो जिसने वो जो माइनर सीजर्स पहले पेशेंट को हो रहे थे तो उन मेडिसिन से क्या होता है कि उसका थ्रेशहोल्ड इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को फिर जो है वो माइनर सीजर्स नहीं होते। जब माइनर सीजर नहीं होंगे तो मोर फ्रीक्वेंट और सीवियर सीजर्स भी नहीं होंगे। इसी तरह सेम जो अफेक्ट है किंडलिंग प्रोसेस, वो सारे छोटे छोटे स्टिमुलाई जो आप पेशेंट के मूड को चेंज कर रहे होते हैं, मूड में फ्लक्चुएशन लेके आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को फिर मेजर मूड प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपने थ्रू ये ड्रग वॉल्प्रोइक एसिड और कार्बामेज़ेपिन के थ्रू उसका पेशेंट का वो जो थ्रेशहोल्ड है, जो डिफरेंट छोटे छोटे स्टिमुलाई की वजह से उनके मूड में चेंजेस आ रहे थे, उस थ्रेशहोल्ड को इंक्रीज कर देना है। ठीक है, जिसकी वजह यानी वो जो किंडलिंग प्रोसेस हो रहा था, जो माइनर स्टिमुलाई से जो है वो मेजर चेंज आ रहा था, उस माइनर चेंजेस की वजह से जो चेंज आ रहा था उस किंडलिंग प्रोसेस को इनहिबिट कर देना है, जिसकी वजह से पेशेंट का जब वो थ्रेशहोल्ड इंक्रीज हो जाएगा तो पेशेंट को जो है वो फिर जो मूड में फ्लक्चुएशन हो रही थी वो भी रेगुलेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो स्नो बॉल लाइक इफेक्ट है। एक आपने बॉल फेंकी आहिस्ता आहिस्ता उससे बाकी बॉल को भी वो हिट करके अपना एक्शन शो करी थी। इसी तरह इन ड्रग ने इस किंडलिंग प्रोसेस को इनहिबिट कर देना है ताकि वो जो माइनर स्टिमुलाई जो पेशेंट के मूड में फ्लक्चुएशन लेके आई थी अब वो फ्लक्चुएशन नहीं ला पाएंगी। फिर इसके आ जाता है डोजेज। बताइए कि जो आपके पास लिथियम है टैबलेट कैप्सूल लिक्विड फॉर्म में जो है वो अवेलेबल है लेकिन पेरेंटल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। पेशेंट को जब आप लिथियम दे रहे हो तो आपने मेक श्योर करना है कि वो इफेक्टिव डोज उसको मिल रही है या नहीं, उसका रिस्पॉन्स कैसा है। इसकी डेली जो डोजेज रेंज है वो 900 से 3600 mg के दरमियान है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्लड के अंदर लिथियम का लेवल कितना है, सीरम लिथियम लेवल कितना है। सीरम लिथियम लेवल जो है 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहना चाहिए। अगर 0.5 से कम है, लेस देन 0.5 है तो वो ड्रग लेस थेरेप्यूटिक, यानी वो अपना इफेक्ट शो ही नहीं कर रही लिथियम बॉडी में। और अगर उसका लेवल
1.5 से ज़्यादा हो गया है, मोर देन 1.5 हो तो टॉक्सिक हो गया, यानी इन शॉर्ट 0.5 से 1.5 के दरमियान जो है वो लेवल रहना चाहिए, तभी आप कह सकते हो, या एवरेज आपको तो 1 होना चाहिए, जिसको आपको होगे कि अप्रोप्रिएट जो है वो लेवल है ब्लड के अंदर, जिसमें जो है वो लिथियम जो है प्रॉपर्टी के जो उसका एक्शन उसने शो करना है बॉडी में वो शो करेगी, ड्रग जो है वो शो करेगी और मूड्स को रेगुलेट करेगी। लिथियम लेवल को आप एवरी 2 to 3 या डेज या वीकली जो है वो मोनीटर करें। 2 to 3 डेज उन पेशेंट में जिसको आपने इनिशियली प्रिस्क्राइब किया है, तो आप उसकी डोज को सेट करने के लिए या डोज को अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये डोज एक्यूरेट है या नहीं, तो आप इनिशियली 2 से 3 डेज मोनीटर करते हो, देन फिर आप वीकली आ जाते हो। कार्बामेज़ेपिन जो है वो लिक्विड टैबलेट और चूएबल टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। वॉल्प्राइक एसिड की बात की जाए तो ये लिक्विड टैबलेट, कैप्सूल फॉर्म और इवन स्प्रिंकल फॉर्म में भी जो है वो अवेलेबल है कि इसको यूज़ किया जा सकता है। साइड इफेक्ट की बात की जाए तो लिथियम थेरेपी के जो कॉमन साइड इफेक्ट है, पेशेंट को नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एनोरेक्सिया, फाइन हैंड ट्रेमर्स पेशेंट को हो सकते हैं, पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया, या जो माउथ में मेटालिक टेस्ट है, क्योंकि लिथियम आपके पास एक मेटल है तो इसके अंदर एक मेटालिक टेस्ट माउथ में आ सकता है, फिटीग या पेशेंट को लेथार्जी जो है वो हो सकती है। वेट गेन और एक्नी एक कॉमन प्रॉब्लम है, साइड इफेक्ट है जो लिथियम थेरेपी की वजह से हो सकता है, और कई सारी सिम्टम्स को ट्रीट नहीं किया तो ये वर्स हो जाए तो इवन ये रीनल फेलियर को जो है वो लीड कर सकती हैं। अगर सिम्टम्स को आप मैनेज नहीं करते तो पेशेंट को रीनल फेलियर में जा सकता है, जिससे फर्दर पेशेंट को कोमा और उसकी डेथ वगैरह हो सकती है। कार्बामेज़ेपिन एंड वॉल्प्राइक एसिड की बात की जाए तो इससे पेशेंट को ड्राउजीनेस, सेडेशन, ड्राई माउथ एंड ब्लर विजन हो सकती है। कार्बामेज़ेपिन से इसके अलावा जो है वो पेशेंट को रैशेज या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में भी पेशेंट जा सकता है, जबकि वॉल्प्राइक एसिड से पेशेंट को वेट गेन, एलोपेशिया, हैंड ट्रैमर्स वगैरह हो सकते हैं। एलोपेशिया हेयर लॉस को कहते हैं, हैंड ट्रैमर जिसमें ऑसिलेटिंग सी मूवमेंट होती है, जैसे कि आपने पीछे डायग्राम में देखा है। अब आ जाता है क्लाइंट टीचिंग। पेशेंट मूड स्टेबलाइजर ले रहा है तो आप उसको हेल्थ टीचिंग क्या क्या दोगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसने ब्लड के अंदर सीरम लिथियम लेवल को मोनीटर करना है, पीरियोडिकली मोनीटर करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, आपकी किडनी को फेल कर दे, पेशेंट की रीनल जो है वो किडनी जो है वो फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो फर्दर डेथ हो सकती है। और अगर ज़रूरत से कम है तो मूड रेगुलेट नहीं होगा, पेशेंट को कॉन्टीन्यूसली सिम्टम प्रेजेंट रहेंगी। मेडिसिन को आपने मील के साथ पेशेंट को कहना है कि वो ले, ताकि नोजिया को मिनिमाइज़ किया जा सके, और जो है वो मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट ने वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें रिफ्लेक्सेस का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है वो नहीं करना, जैसे ड्राइव नहीं करना जब तक कि उसकी डिजीनेस, लेथार्जी, फटीग और ब्लर विजन सबसाइड नहीं हो जाती। नेक्स्ट आपके पास ड्रग आ जाता है एंजाइयोलिटिक या एंटी एंजाइटी ड्रग। ये मेन आप यूज़ करते हो ट्रीट करने के लिए एंजाइटी डिसऑर्डर को। इसके अलावा इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए भी जो है वो ये यूज़ किए जाते हैं। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को ऑब्सेशन एंड कंपल्शन होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए भी एंजाइटी ड्रग जो है वो एंजाइयोलिटिक से एंटी एंजाइटी ड्रग यूज़ की जाती हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में पेशेंट को ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, ऑब्सेशन मीन को रिपीटेडली थॉट्स आती हैं, और कंपल्शन उन थॉट्स पे ओवरकम करने के लिए, उन थॉट्स को स्टॉप करने के लिए जो वो एक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं कंपल्शन। जैसे एक पर्सन को बार बार का ख्याल आ रहा है कि उसके हाथ गंदे हैं और उसको जाके धोने जाता है, तो ये एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की एग्जांपल बताई है। डिप्रेशन में आप यूज़ कर सकते हो एंजाइयोलिटिक्स ड्रग। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें आफ्टर किसी ट्रॉमा पेशेंट उस स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पाता, उसको बार बार फ्लैशबैक आते हैं, उस कंडीशन में, उस डिसऑर्डर में आप यूज़ करते हो अल्कोहल विड्रॉल। जब आपने पेशेंट को अल्कोहल से विड्रॉल करवाना है तो उस केस में जो है वो अगर पेशेंट को जो है वो आप एंटी एंजाइटी ड्रग्स को यूज़ कर सकते हो। बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो आपके पास मोस्ट इफेक्टिव है, जो आप यूज़ करते हो नॉर्मली एंजाइटी को रिलीव करने के लिए, मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब ड्रग भी है। फिर आपके पास आता है बसपिरोन, ये एक नॉन बेंजोडाइज़ेपिन ड्रग है, भी नॉर्मली एंजाइटी को रिलीव करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो इन्होंने मेन, चूँकि हमने कहा एंजाइटी होती तब होती है जब गाबा न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल डाउन होता है, डिक्रीज होता है, तो इन्होंने बेसिकली जो आपका पास गाबा न्यूरोट्रांसमीटर उसके एक्शन को मीडिएट करना है, यानी अगर कम है तो नॉर्मलाइज पे करना है और ज़रूरत से ज़्यादा तो उसको नॉर्मल पे लेके आना है, तो इन्होंने अपना इफेक्ट शो करना है। बेंजोडाइज़ेपिन ने गाबा रिसेप्टर पे जाके अटैच होकर और गाबा के जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके एक्शन को मीडिएट करके। याद है कि पीछे एंटीसाइकोटिक ने डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करना था। एंटी डिप्रेशन में जो है हमारे पास 3 आते थे, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करना था। मूड स्टेबलाइजर ने जो है वो लिथियम ने आपके जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, इन सब की रिलीज को मीडिएट करना था। और जो आपके पास आता है एंजाइयोलिटिक्स, इन्होंने मेन गाबा के जो है वो एक्शन को मीडिएट करना है।
बसपीरोन जो है वो एक पार्शियल एगोनिस्ट के तौर पे काम करता है सेरोटोनिन रिसेप्टर को, जिसकी वजह से जो सेरोटोनिन का टर्नओवर है उसको जो बेसिकली डिक्रीज कर देता है उसका टर्नओवर, ताकि जो है वो ज़्यादा देर के लिए जो है वो सेरोटोनिन वहाँ पे रहे और अपना जो है वो अफेक्ट शो करे। नेक्स्ट आ जाता है कि आपके पास टैमाज़ेपाम, ट्रायाजोलम एंड फ्लोराज़ेपाम, ये सारी ड्रग हैं जो मोस्ट ऑफन प्रिस्क्राइब की जाती हैं स्लीप के लिए रादर देन फॉर रिलीफ ऑफ एंजाइटी। स्लीप के लिए जो है वो ये यूज़ की जाती हैं और एंजाइटी को रिलीफ करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं। डायज़ेपम और जो है क्लोडायाज़ेपोक्साइड की बात की जाए या क्लोनाज़ेपाम की बात की जाए तो ये बेसिकली अल्कोहल विड्रॉल जो है उसको मैनेज करने के लिए या एंजाइटी को रिलीव करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। फिर इसके अलावा कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स आपके आ जाते हैं, बताए हुए हैं कि जो बेंजोडाइज़ेपिन के जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं कि इसकी वजह से पेशेंट को ड्राउजीनेस हो सकती है, सेडेशन पेशेंट को हो सकती है, उसकी कोऑर्डिनेशन जो है वो पुअर हो सकती है, उसकी मेमोरी जो है वो इम्पेयर्ड हो सकती है, या क्लाउडेड सेंसोरियम हो सकता है, यानी जैसे वो आप कह लो क्लाउड से आ जाते हैं तो विजन जो है वो या उसकी ओरिएंटेशन चीज़ों के लिए जो सेंसेस है वो प्रॉपर तरीके से वैसे जो है वो काम नहीं करती। फिर जो चीफ प्रॉब्लम एक हो सकता है बेंजोडाइज़ेपिन के यूज़ का वो ये हो सकता है कि इसके वजह से पेशेंट को फिजिकल डिपेंडेंस हो सकती है, यानी पेशेंट उन ड्रग्स का यूज टू हो सकता है जिसके लिए उसको उन ड्रग्स को छोड़ना उसके लिए फिर मुश्किल होता है, या उन ड्रग के बिना जो है वो अपनी एंजाइटी को मिनिमाइज़ करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। बसपीरोन की बात की जाए तो उसके साइड इफेक्ट में आ जाता है, इससे पेशेंट को डिजीनेस हो सकती है, सेडेशन, नोज़िया एंड हेडेक हो सकता है, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि इससे फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होती पेशेंट में। हेल्थ क्लाइंट टीचिंग की बात की जाए तो अगर पेशेंट जो है वो ले रहा है तो सबसे पहले आपने उसको क्या टीचिंग देनी है कि अगर आपको इससे जो है वो आपकी जो एंटी एंजाइटी ड्रग है, डायोलिटिक ड्रग है, ये आपकी सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रही है, वो प्रॉब्लम जिनकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है उसको ट्रीट नहीं करनी है। आपने मेक श्योर करना है पेशेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसकी जो है उसको कोई उसका फाइनेंशियल कोई लॉस हुआ है तो अब आपने उसको बताना है कि आपका फाइनेंशियल लॉस इस ड्रग को ठीक करने से नहीं होगा, सिर्फ उस फाइनेंशियल लॉस की वजह से जो आपके अंदर सिम्टम्स आए, यानी आपका मूड सैड था, आप जो है वो लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं, एंशियस फील करते हैं, वो सारी सिम्टम जो है वो इन ड्रग से रिजॉल्व होगी। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग आपने क्या देनी है कि जब पेशेंट बेंजोडाइज़ेपिन ले रहा है तो उसने उसके साथ अल्कोहल का यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर वो अल्कोहल का यूज़ करेगा तो उस अल्कोहल का इफेक्ट को ये ड्रग पोटेंशिएट कर देगी, इंक्रीज कर देगी, इन्हांस कर देगी, यानी पहले जो उसको इफेक्ट एक ड्रिंक से आ रहा था, अब अगर उसने बेंजोडाइज़ेपिन लेने के साथ साथ वो ड्रिंक एक लिया तो उस पर बॉडी पे इतना इफेक्ट आएगा जितना 3 ड्रिंक का इकट्ठा आएगा। तो इस लिहाज से पेशेंट को कहना है कि वो अल्कोहल को इनटेक ना करे, यूज़ ना करे जब वो बेंजोडाइज़ेपिन ले रहा है। फिर उसके बाद पेशेंट को अवेयर करना है कि चूँकि इन ड्रग्स की वजह से पर्सन के रिफ्लेक्सेस स्लो हो सकते हैं, रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज हो सकता है, तो उसकी वजह से जो है वो उसने वो सारी एक्टिविटी जैसे ड्राइविंग वगैरह, स्विमिंग या कोई भी दूसरी एक्टिविटी जिनमें रिफ्लेक्सेस का शार्प होना ज़रूरी है वो परफॉर्म ना करे जब तक कि उसके रिफ्लेक्सेस नॉर्मल नहीं हो जाते या वो सिम्टम्स सबसाइड नहीं हो जाते। बेंजोडाइज़ेपिन की विड्रॉल जो है वो फैटल हो सकती है, इसलिए पेशेंट अगर बेंजोडाइज़ेपिन ले रहा है तो उसको कहते हैं कभी भी उसने ये मेडिसिन ऑल ऑफ सडन या एब्रप्टली या बगैर सुपरविजन ऑफ फिजिशियन के जो है वो छोड़नी नहीं है, अदरवाइज जो है विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर आ सकती हैं, जिसकी वजह से जो स्पीयर विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से जो है वो आ सकती हैं जो जानलेवा भी हो सकती हैं। लास्ट आपकी ड्रग आती है स्टिमुलेंट, इसको जो है वो जो स्पेसिफिकली स्टिमुलेंट ड्रग यूज़ की जाती है वो आ जाता है एम्फेटामाइन। ये फर्स्ट ड्रग थी जो यूज़ की गई थी साइकेट्रिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए 1930 में। ये आपको एमसीक्यूज में बात जो है वो पूछी जा सकती है। अब स्टिमुलेंट जैसे नाम इंडिकेट करना है, इन्होंने आपको स्टिमुलेट करना है, आपकी बॉडी को हशाश पेशाश एक्टिव करना होता है। तो मादी में पास्ट में ये ड्रग यूज़ की जाती थी डिप्रेशन या ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए, और अभी जो है वो इसका ये मतलब इस प्रॉब्लम के लिए यूज़ नहीं की जाती। करंटली जो है वो जो आपकी वाइडली यूज़ की जाती हैं स्टिमुलेंट, उसमें आ जाता है एम्फेटामाइन एंड डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन। डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन ज़्यादातर देखा गया है कि एज अ आप कह लो अब्यूज़ इसको ड्रग का यानी मिस यूज़ किया जाता है, एज एन अब्यूज़ इसको यूज़ किया जाता है। खुद को लोग अक्सर जो है वो ज़्यादा खुद को जगाने के लिए या वेक रखने के लिए जो है वो इस ड्रग को यूज़ कर रहे होते हैं। प्राइमरी जो यूज़ आता है स्टिमुलेंट का, इसका आ जाता है एडीएचडी को ट्रीट करने के लिए या नार्कोलेप्सी को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ किए थे। एडीएचडी चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट में एडीएचडी कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये वो डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को 3 प्रॉब्लम थे, एक वो प्रॉपर्टी की चीज़ों पर अटेंशन नहीं दे सकता, हाइपर एक्टिव दूर ज़्यादा एक्टिव होता है, एंड थर्ड उसको इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। तो इस प्रॉब्लम में ये बच्चों के अंदर एक मेंटल डिसऑर्डर है, तो इस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए आप यूज़ करते हो स्टिमुलेंट। इन्होंने बेसिकली इसमें जो डोपामीन का लेवल है उसको रेगुलेट करना होता है, जिसकी वजह से फिर पेशेंट की अटेंशन जो है वो बेहतर होती है और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से वो
परफॉर्म कर सकता है वो इंडिविजुअल या वो बच्चा। रेजिडुअल अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जो अडल्ट है, जिसमें उनकी अटेंशन प्रॉपर तरीके से जो है वो फोकस नहीं कर पाते चीज़ों को, उसको ट्रीट करने के लिए भी ये यूज़ की जाती हैं ड्रग्स। और लास्ट में आता है नार्कोलेप्सी, जिसमें पेशेंट को जो है वो डे टाइम जो है वो उसको इररेजिस्टेबल डे टाइम स्लीपीनेस होती है, जिसको पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाता। तो वो जो अटैक्स उसको आते हैं बार बार नींद के दिन के टाइम भी, उनको ट्रीट करने के लिए जो है वो स्टिमुलेंट ड्रग यूज़ की जाती है। प्राइमरी जो स्टिमुलेंट ड्रग आ जाता है जो आप यूज़ करते हो एडीएचडी को ट्रीट करने के लिए, उसमें आ जाता है मिथाइलफेनिडेट, एम्फीटामाइन एंड डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन आ जाता है। अब इसमें जो आ जाता है आपके पास पैमोलाइन, ये इनफ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है एडीएचडी को, क्योंकि इसका मतलब चूँकि लिवर पे ज़्यादा साइड इफेक्ट शो करती है ड्रग, तो इसलिए नॉर्मली ये यूज़ नहीं की जाती है। एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है। 2003 में एक ड्रग आई थी एटोमोजिटीन, ये एक पहली जो है वो नॉरएपिनेफ्रीन, सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रीन जो है, नॉरएपिनेफ्रीन रीअपटेक इनहिबिटर है, जो है वो इसके लिए यूज़ की जाती है एडीएचडी के लिए, और ये नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो एम्फीटामाइन और मिथाइलफेनिडेट है, नॉर्मली इन्होंने क्या करना है, ये इन्होंने जो न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रीन, डोपामिन और सेरोटोनिन, इसकी रिलीज़ जो है वो बेसिकली इसकी रिलीज़ को जो है वो इन्हांस करना है। जब इसकी रिलीज़ ज़्यादा होगी, ज़्यादा देर तक साइनेप्टिक गैप में जो है वो ये न्यूरोट्रांसमीटर अवेलेबल रहेंगे, तो यू पर्सन जो है वो एक्टिव रहेगा, स्टिमुलेटेड जो है वो रहेगा। इसके अलावा इन्होंने जो इन न्यूरोट्रांसमीटर की रीअपटेक है उसको भी ब्लॉक करना है। एक उसकी रिलीज़ को जो है वो ज़्यादा करवाना है कि साइनेप्टिक जो है वो गैप में उसकी रिलीज ज़्यादा रही, और दूसरी उसकी जो रीअपटेक है उसको भी ब्लॉक करना है। स्टिमुलेंट की अगर आप डोजेज की बात की जाए तो नॉर्मली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोलेप्सी इन एडल्ट जो डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन है या मिथाइलफेनिडेट है, या आप डोज में देते हो 20 से जो है वो 200 mg पर डे के हिसाब से। बच्चों में जो है वो आप जो यूज़ करते हो जब एडीएचडी को ट्रीट करने के लिए, तो आपने डिपेंड करता है कि आप डोज बच्चे की एज क्या है, उसका वेट क्या है, या बच्चे का बिहेवियर क्या है, उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो आप उसको जो है वो इसकी डोज को एडजस्ट करवाते हो। साइड इफेक्ट की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट है इसके यहाँ से हो सकता है पेशेंट को एनोरेक्सिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, पेशेंट को नोजिया एंड इरिटेबिलिटी हो सकती है। लेस कॉमन साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसके वजह से डिजीनेस पेशेंट को हो सकती है, ड्राई माउथ, ब्लर विजन एंड पल्पिटेशन जो है वो पेशेंट को हो सकती है इसकी वजह से। मोस्ट कॉमन जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को स्टिमुलेंट से, वो आ जाता है ग्रोथ एंड वेट सप्रेशन, एक मोस्ट कॉमन जो है वो उसका लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। एक साइड इफेक्ट है जो इन स्टिमुलेंट की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे की जो ग्रोथ या उसकी जो वेट है वो वेट जो सप्रेशन है, वेट में जो है इजाफा जो है वो नहीं होगा। तो एक मेजर साइड इफेक्ट इनका है स्टिमुलेंट ड्रग का। लास्ट में आ जाता है क्लाइंट टीचिंग। अगर पेशेंट स्टिमुलेंट ले रहा है तो आप उसको क्या क्लाइंट टीचिंग हेल्थ टीचिंग दोगे, पेशेंट को क्या टीचिंग दो। सबसे पहले उसको बताना है कि जो अब्यूज़ के पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ हो सकता है स्टिमुलेंट से। अगर आपने एक दफ़ा लिया है तो आप इसके यूज हो सकते हैं, आदी हो सकते हो। तो नॉर्मली बच्चों में इसको कोशिश किया जाता है जो है बच्चों में चूँकि ये अब्यूज़ का प्रॉब्लम कम होता है, लेकिन बड़ों में चूँकि हो सकता है, तो कोशिश की जाती है कि इसको यूज़ ना ही किया जाए ताकि इसकी आदी ना हो एक पर्सन। टेकिंग द जो है वो डोज ऑफ स्टिमुलेंट आफ्टर मील आपने लेनी है इसको, ताकि एनोरेक्सिया और नोजिया वगैरह को मिनिमाइज़ किया जा सके। कैफीन फ्री बेवरेजेस यूज़ करने हैं ताकि जो है ये जो चॉकलेट है एक्सेसिव या एक्सेसिव शुगर वगैरह उसे आपने अवॉइड करना है, क्योंकि पीछे आपने इसका साइड इफेक्ट पड़ा है कि इसकी वजह से ड्राई माउथ पेशेंट को हो सकता है। तो उन सब को बचना से उस प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के लिए आप पेशेंट को इनकरेज कर सकते हो कि वो शुगर फ्री कैंडीज़ वगैरह या कैफीन फ्री बेवरेजेस को जो है वो यूज़ करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने ये मेडिसिन बच्चों की पहुंच से दूर रहना है, क्योंकि अगर 10 दिन की भी इकट्ठी दवाई पेशेंट ने या बच्चे ने खा ली तो उसके लिए वो जानलेवा हो सकती है। इसके साथ आपकी साइकोफार्माकोलॉजी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।